वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। एथिक्स का जो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। एथिक्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिलेबस जब आप देखोगे उसका तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स मेंशन है। उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से हमने एक लेसन्स बनाए हुए हैं, उन्हीं लेसन्स को हम आपको पढ़ा रहे हैं जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड जो आज का टॉपिक है, यानी कि लोक निधि का उपयोग। तो जैसे हमारे देश के संसाधन हैं, संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए या इस तरह से उपयोग में लाना चाहिए कि सबका हित हो, सबका लाभ हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, कोविड के बाद अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। हमारे इस देश में कोविड से पहले भी ये सिचुएशन थी कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो लोक निधि है इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। इसका हित सबको नहीं, इसका जो हित होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि जब हम पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन करें तो इक्वली लोगों में जो है वो डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अगर इसको हम एग्जाम पर्पस से पढ़ें तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बजट क्यों लाया जाता है। बेसिकली बजट भी एक वित्तीय प्रबंधन है, ये इसका आंसर है, लेकिन इसको हम पब्लिक फंड के परसेप्शन से जो है पढ़ेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड यानी कि लोक निधि का उपयोग, इसके कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको मैंने इसलिए आपके सामने पॉइंट्स में लिखा है ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, इनको आप एक नोट्स के पॉइंट में पढ़ सकें। आप इनको एक जब बिंदु में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि पहला है सतत व समावेशी विकास का जो मतलब होता है वो होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पब्लिक फंड का जो है एक पॉइंट होता है। असमानता की खाई को कम करना, ये भी किसका पॉइंट है, यानी कि जो अनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिकली, उसको कम करना, ये हमारी पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संसाधनों का विकेंद्रीकरण, यानी कि अभी भी हमारी सोसाइटी में केंद्रीकरण हो रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, वो अलग अलग हो, यानी कि विकेंद्रीकरण हो उनका, हर स्टेट को इक्वली प्रोवाइड हो जितनी उनकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर एक आता है कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाएं यानी कि जैसे सरकार हमें सब्सिडी वगैरह देती है तो वो कल्याणकारी योजनाओं में आता है। लोक सेवा का विवरण हो, संसाधनों का दक्ष उपयोग हो और आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण हो। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोक निधि के उपयोग से संबंधित समस्याएं, यानी कि हमारी सोसाइटी में लोक निधि से रिलेटेड समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसमें जो हम पहला पॉइंट देखते हैं, शासन में भ्रष्टाचार। हमें इस तरह से बहुत सारी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि आए दिन की हमारे प्रशासन में या शासन में इस चीज़ को लेके भ्रष्टाचार हुआ, इस अधिकारी ने इतने पैसे खाए, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फिर एक होता है कि निगरानी व पारदर्शिता की समस्याएं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट कई जगह ठीक से निगरानी नहीं करती है जनता पे, या एक पारदर्शिता नहीं है, यानी कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो है ख़त्म हो चुकी है। थर्ड पॉइंट आता है इसका राजनीतिक दलों व प्रशासनों में गठजोड़। और एक आता है क्रोनी पूंजीवाद। क्रोनी पूंजीवाद का जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रोनी पूंजीवाद का मतलब होता है वर्तमान में जो सरकार है वो पूंजीपतियों के साथ मिलकर, यानी कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलकर केवल अपने अपने हितों को ही संभालती है। उससे क्या होता है कि सार्वजनिक हित को जो है वो नुकसान होता है। ये होता है क्रोनी पूंजीवाद। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है पॉलिसी पैरालिसिस। इसमें होता है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं या स्कीम बनाई है, योजनाएं जो बनाई हैं लोगों के लिए, उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ। यानी कि इसमें हम पॉलिसी स्कीम्स ले सकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह बनाई थी उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ, उनको ठीक से लोगों के बीच में अप्लाई नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, और वो वेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि उनका जो ठीक से काम होना चाहिए था, लोगों को उनके बारे में ठीक नॉलेज नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। फिर एक इसमें पॉइंट आता है नौकरशाही अभिवृत्ति या लालफिताशाही। इसका क्या मतलब होता है कि काम में देरी होना, या किसी मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई किसी को लालच है किसी काम का तो वो उस काम में डिले कर देता है, उसको किसी और चीज़ से लालच है तो वो जो असल में जो काम होना चाहिए जिस समय पर वो नहीं हो पाता और काम में जो है देरी हो जाती है। इसको हम नौकरशाही अभिवृत्ति या लालफिताशाही कहते हैं। फिर इसमें जन भागीदारी का अभाव। इसका मतलब होता है कि लोगों में ही अवेयरनेस कम है।
इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो यदि आपके आसपास कुछ काम हो रहा है, कोई सड़क बन रही है आपके घर के आसपास, आपके गली में, मोहल्ले में, तो उसे आप कितनी जागरूकता से देखते हैं। यानी कि अगर आप एक आम जनता हैं तो आपको इतनी खबर होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई काम हो रहा है तो उसको सरकार ने उसके लिए कितने रुपए दिए हैं, कितने दिन में वो काम होना चाहिए, किस तरह से वो काम होना चाहिए। यानी कि बेसिक जो अवेयरनेस है उस काम को लेके वो जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट के क्रियान्वयन का अभाव, ये भी हमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोक निधि के उपयोग से संबंधित समस्याओं में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, लोक निधि का निगरानी तंत्र। यानी कि लोक निधि के लिए निगरानी के लिए सरकार क्या क्या करती है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट आता है सरकारी बजट। गवर्नमेंट जो है सरकारी बजट बनाती है। हर फरवरी में जो बजट जो है पेश किया जाता है संसद में, और इसमें यही सब दिखाया जाता है कि किस मंत्री को, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा, वो पैसा किस किस तरह से लोगों के बीच, लोगों के लिए लगाया जाएगा। तो ये सरकारी बजट काफ़ी बड़ा पॉइंट भी है और काफ़ी छोटा भी है समझने के हिसाब से कि बजट किस लिए होता है। और फिर आता है सरकारी खाता। सरकारी खाता इसमें 3 तरह से होते हैं। एक होता है संचित निधि, अगर मैं आपको बताऊं तो संचित निधि, आकस्मिक निधि, और एक होता है जनता निधि। ये इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की बुक से तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। संचित निधि में आप गवर्नमेंट से फंड लेते हैं। आकस्मिक निधि जो होता है वो आप एक ऐसी स्थिति के लिए लेते हैं जिसके लिए शायद सरकार या लोग तैयार नहीं होते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी आपातकालीन की स्थिति होती है। और जो जनता निधि भी होती है ये जनता के लिए होता है, लेकिन इसका प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट ही पब्लिक के लिए पैसा पब्लिक के बीच लगाती है। CAG यानी कि ये सांसद में जो इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है हर साल, ये भी आपको पता ही होगा। सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि आपके गांव में कहाँ कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, ये होता है सोशल ऑडिट। यानी कि आपको सोशली चीज़ें इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। ये सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी भी होता है। पैसा कितना खर्च हुआ और कहाँ खर्च हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है न्यायिक नियंत्रण। यानी कि समय समय पर आप इस तरह से खबरें देखते होंगे कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बात की जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे, इस तरह के मुद्दों पर बात करें, जिससे कि लोगों के बीच एक जागरूकता बनी रहे। लोकपाल जो है हमारे राज्य सरकार में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि लोगों को पता होता है कि कहाँ पे कितना काम हो रहा है। ई गवर्नेंस में आता है हमारी सारी ऑनलाइन पॉलिसी, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन सेवाएं देने लगी है हमारी गवर्नमेंट जो है। अगर हम अब चाहें तो लोग अगर किसी भी अपराध के बारे में अगर FIR दर्ज कराना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। आजकल तो हर चीज़ जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन हो गई, तो इसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है सूचनाएँ आपको अब मिलने लगी हैं। तो ये भी लोक निधि का एक निगरानी तंत्र है। यानी कि जो लोगों के ऊपर जो है नज़र रखी जाती है, किन अच्छे तरीक़ों से, कितने अच्छे तरीक़ों से सरकार जो है आप तक पहुंचती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के जो तरीके हो सकते हैं अगर हम देखें तो वो पहला, जैसे हम इसमें पॉइंट है सार्वजनिक धन या वस्तुओं का दुरुपयोग। यानी कि हम पब्लिक फंड का या पब्लिक प्लेस का या किसी भी ऐसी वस्तु का जो पब्लिकली है उसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो ये भी एक भ्रष्टाचार का तरीका होता है। इसका सेकंड पॉइंट है राजनीति व प्रशासन में साठगांठ। जब आप ऐसा देखें कि राजनीति में या प्रशासन में प्रशासनिक लोग आपस में साठगांठ करें, यानी कि वो कुछ ऐसे काम करें कि जिससे उनका फ़ायदा हो, लोगों को नुकसान हो, या वो लोगों के यानी कि पब्लिक फंड का अगर वो मिसयूज़ करें, तो इसको हम बोलते हैं राजनीति व प्रशासन में साठगांठ। नेक्स्ट पॉइंट है आय के सामर्थ्य से अधिक आय के, यहाँ पर होगा आय के सामर्थ्य से। यानी कि आपकी जो आय है, यानी कि जो आपका वेतन है, जो सरकार आपको वेतन दे रही है, आपके पास उस सामर्थ्य से अधिक संपत्ति हो। यानी कि अगर आप देखें आपको सरकार तो देती है 70,000 रुपये, लेकिन आपने जो अपने नौकरी के बाद वाले दौरान में आपने अपनी संपत्ति बना ली है करोड़ों की, तो इससे पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं। शक्ति का दुरुपयोग कि अगर आपके पास कोई पावर है, गवर्नमेंट ने आपको एक पावर दी है लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन आप उसका मिसयूज़ करते हैं और आप लोगों को डरा धमका के आप अपने काम निकलवाते हैं, या आप
भ्रष्टाचार में किसी भी तरह से घुलते मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि आप भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। उपहार स्वीकार करना, भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों के काम करना और उनसे उपहार स्वीकार करना। उपहार के रूप में वो पैसा भी हो सकता है, वो गाड़ी भी हो सकती है, वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो लोग आपको इस लालच में देते हैं कि अगर वो आपको वो उपहार देंगे तो आप उनका वो काम गैर कानूनी तरीके से करवा देंगे। नैतिक गिरावट आना, यानी कि आपकी नैतिकता में, यानी कि आपके एथिक्स, आपके मोरल्स, आपके वैल्यूज़ में गिरावट आ जाना और आप वो काम करने लग जाए जो कि आपको सरकार ने, जिनके लिए आपको सरकार ने नहीं रखा है, सरकार ने आपको केवल जनता की सेवा के लिए रखा है। लापरवाही भ्रष्टाचार का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप लापरवाह हो जाते हैं अपने नौकरी को लेकर, आप अपने कार्य को लेकर, तो आप भ्रष्टाचार में जो है लुप्त होते चले जाते हैं। कंपनियों के हितों में काम करना, यानी कि आप उन लोगों के लिए काम करने लग जाते हैं जो कि बड़े लोग हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा है, आप उनके हितों में काम करते हैं, आप उनकी गलतियों को, यानी कि अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप उनको नज़रअंदाज करते हैं। लोक शिकायतें, यानी कि लोगों की क्या क्या शिकायतें होती हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जैसे कि भ्रष्टाचार होता है, भेदभाव होता है, पक्षपात देखा जाता है कई बार। ये वो शिकायतें होती हैं जो लोगों की तरफ से आती हैं सरकार के लिए या प्रशासन के लिए। भाई भतीजावाद जब लोग देखते हैं तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि कोई ऐसा अधिकारी है या ऐसा प्रशासन बन चुका है जो केवल भाई भतीजावाद करता है, अपने लोगों को आगे रखता है, आम जनता को पीछे रखता है। कुप्रशासन, अशिष्टता, नियमों व कर्तव्यों की उपेक्षा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है। अच्छा, स्वयं को भ्रष्टाचार से बचाने वाले ईमानदार व सत्यनिष्ठ सिविल सेवक बनने का क्या मार्ग है, ये भी हम इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, हम पढ़ेंगे। सिविल सेवक बनने का मार्ग, तो स्वयं की सत्यनिष्ठा हमेशा बनाए रखना। अगर आपको लगता है कि आप किसी सामने वाले की इस तरह से बातों में आ सकते हैं कि आप अपनी मोरल्स को खो दें, तो उस जगह पर भी आपको सत्यनिष्ठा को जो है बनाए रखना होता है। सुकरात ने जैसे सुकरात का एक बहुत प्यारा सा थॉट था कि स्वयं को जानो। इसमें हमेशा आप जब अपने आप को जानते हो, अपने नैतिक विचारों को जानते हो, उनको ध्यान में रखते हो, तो आप कभी भी अपने कर्तव्यों से, अपने सही मार्ग से पीछे नहीं हटते हो। फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि साहस इंसान में होना चाहिए, यानी कि गलत कार्यों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस आपके अंदर होना चाहिए। आप क्योंकि हम अगर देखें अपने पास्ट में, हम जब भी देखें तो जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उन लोगों के सामने ऐसा नहीं था कि समस्याएं नहीं आईं, उन लोगों के सामने समस्याएं तो आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया, यानी कि वो कभी भी गलत के आगे झुके नहीं, उन्होंने लोगों को झेला नहीं, उन्होंने बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया गलत चीज़ों को, और वो उसके खिलाफ लड़े। एक इसमें डिवाइड एंड रूल भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है डिवाइड एंड रूल। इसमें जो 2 पॉइंट्स होते हैं कि ईमानदार को प्रोत्साहित करना, और इसमें सेकंड इसका जो पॉइंट होता है वो होता है भ्रष्टाचार को साइडलाइन करना। यानी कि जब भी आप देखो कि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसको आप प्रोत्साहित करें, उसको आप मोटिवेट करें उसके काम के लिए, और जब आप देखें कि कोई भ्रष्टाचार है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो उसको हमेशा साइडलाइन करना, यानी कि उसको परे करना, उससे आपको दूर रहना है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि भावनात्मक समझ आप में होनी चाहिए। जैसे कि जब आप लोगों को प्रेरित करते हैं किसी और के उदाहरण से, तो उसका इफेक्ट तो अच्छा पड़ता ही है, लेकिन जब आप लोग देखते हैं कि आप अपने ही उदाहरण से, यानी कि आपके अपने स्वयं के जीवन में भी ऐसे उदाहरण हैं कि जो लोगों को प्रेरित कर सकें, तो उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा पड़ता है। तो सभी लोगों के साथ आपको मानवीय व्यवहार भी करना चाहिए, ये भी इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको सबके साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। जब आप एथिकली, मोरली अच्छे होते हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। नियमों और कानून का पालन करना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर लें, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों को खुद पर निभाएं, आप काम को टालें नहीं। ये आपका व्यवहार ना हो कि मैं इस काम को दूसरों पर टाल दूं या अपने जूनियर्स को दे दूं, और आप में निर्णय लेने का साहस भी होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एथिकली और मोरली इतने अच्छे होते हैं कि आप में निर्णय लेने का साहस हो, आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लो, तो आपके अंदर एक अधिकारी वाले एथिक्स खुद पे खुद आते जाते हैं।
तो ये आज जो हमने पढ़ा पब्लिक फंड ऑफ यूटिलाइजेशन, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको पॉइंट दोबारा समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की आगे टॉपिक्स के लिए आप देखते रहिए शिक्षा कुल क्लासेस।